तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमको केमिस्ट्री की बेसिक्स पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया, ये सब चीज़ें थोड़ी सी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको बता दूं, जो केमिस्ट्री वर्ड है वो एक केमिया वर्ड से आया है। केमिया वर्ड क्या है? केमिया वर्ड मतलब होता है ब्लैक। इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है, जो इजिप्ट का सिविलाइजेशन है, तो उसमें एक ब्लैक सॉइल होती थी, वहीं से ये वर्ड आया है जिसको कहा गया केमिया। और अगर बात करी जाए केमिस्ट्री के फादर की, तो केमिस्ट्री के फादर कहलाते हैं एंटोनी लेवॉइजर। कौन कहलाते हैं? एंटोनी लेवॉइजियर। तो ये हमारे हैं केमिस्ट्री के फादर। अब केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या होता है? केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग को पढ़ना होता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, उन रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और उनके कई सारे हमको और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, कौन सा कलर चेंज हुआ है, कौन सा स्टेट चेंज हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को केमिस्ट्री में देखनी पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल चेंज हो सकता है जो भी हम लोग करवाएं, या तो एटमॉस्फेयर में हो। जैसे हम लोग अगर बात करी जाए डाइजेशन ऑफ फूड, आपने क्लास 9th या क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमेंशन जिसमें चेंज होंगे उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। लेकिन जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी सब्सटेंस की चेंज होती है, जैसे मान लीजिए हमने एक पेड़ को काट दिया। अब पेड़ को काट दिया तो उसकी लीव्स जो थी पहले हरी थी और बाद में मर के कैसी हो जाएंगी? मर जाएंगी तो पीली हो जाएंगी। मीन्स देयर इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्योंकि कलर में चेंज आया। वो पहले ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहा था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रेस्पिरेशन हो रही थी, जो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। लेकिन जब वो मर गया, जब उसको हमने काट दिया, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर नहीं हो पा रही है। मतलब उसके अंदर क्या आया? एक चेंज आया। और कैसा चेंज आया? दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो कोई भी केमिकल चेंज जो भी एटमॉस्फेयर में होता है या जो भी हम लोग कराते हैं लैब वेब में, उसे कहते हैं हम लोग केमिकल चेंज। तो वही सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। ये केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन समझिए। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होंगी। केमिकल रिएक्शन में एक तरफ होता है रिएक्टेंट और दूसरी तरफ होता है प्रोडक्ट। तो पहले यहाँ मैं लिख दूँ, एक तरफ आपको देखना पड़ेगा वो होगा रिएक्टेंट, और दूसरी साइड जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट वो होता है जिसको हम लोग पहले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, दोनों को कंबाइन किया। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, हमारे पास हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। दोनों को हमने कंबाइन किया और दोनों कंबाइन करने पे क्या बन गया? वाटर बन गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। और इस केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है, इन देयर फॉर्म्स, जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उनकी अगर नाम से लिखा जाए, उनके सिंबल से लिखा जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये जो हमने लिखा, दिस इज केमिकल इक्वेशन, एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब क्या क्या चीज़ें हमको केमिकल रिएक्शन में देखनी पड़ती है, जो होनी चाहिए केमिकल रिएक्शन में। तो वो पहली चीज़ है, हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शंस देख लीजिए। एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ मिलेंगी, उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की एक रिबन है। रिबन मतलब छोटी सी, मान लीजिए पतली सी बिल्कुल स्ट्रिप है, और उसका कंबशन कराया एयर में। कंबशन हमेशा एयर में होता है। कंबशन कोई भी चीज़ की हीट करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कंबशन और हीटिंग में अंतर होता है। हीटिंग हो सकती है कि प्रेजेंस में हो, या हो सकती है एब्सेंस इन द एयर हो, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। लेकिन जब भी हम लोग कंबशन कराते हैं, कंबशन का मतलब खुद होता है दैट समथिंग इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। तो जैसे हम मैग्नीशियम की रिएक्शन एयर से करा रहे हैं, एयर का मतलब यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो बनता है, इसकी जो फ्लेम होती है, जो फ्लेम निकलती है, दैट इज वाइट डैजलिंग फ्लेम। मतलब वाइट कलर की चमकती हुई फ्लेम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइट डैजलिंग फ्लेम। तो जब इसको इसमें जलाएंगे, जब मैग्नीशियम इज बर्न्ट, जब मैग्नीशियम को कंबशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है? वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है। फ्लेम आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है।
दूसरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से हो रही है। तो लेड, अब सबसे पहली बात, केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ेंगे तो आप लोग को ये छोटे छोटे ये कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, और ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले थोड़े से आप लोग पहले से पढ़ लीजिएगा। लेड नाइट्रेट देखेंगे तो लेड नाइट्रेट का मतलब होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसकी रिएक्शन करानी है पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब होता है Ki। जब PbNO3 Ki से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो आयन है Pb जो आयन है दैट इज कैट आयन, और ये जो नाइट्रेट आयन है ये एन आयन है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कैट आयन है और जो आई है, आई मीन्स आयोडाइड, एन आयन है। होता क्या है, यहाँ पे दोनों अपने जो भी आयंस होते हैं उनको ट्रांसफर कर लेते हैं, जो आयंस होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं हम लोग अदला बदली कर लेते हैं। जैसे जो यहाँ पे लेड है, लेड के पास अभी कौन सा आयन है, अभी जो आयन है वो नाइट्रेट आयन है, और पोटेशियम के पास कौन सा आयन है, आयोडाइड आयन है। तो क्या होगा, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो लेड होगा दैट विल मेक इट्स आयन इट्स कंपाउंड विद आयोडाइड, और जो पोटेशियम होगा इट विल मेक इट्स आयन कंपाउंड विद नाइट्रेट। तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, और नहीं, ये लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देखें इसकी रिएक्शन, तो ये बन जाएगी PbI2 प्लस KNO3। तो ये जो है, ये जो हमारे पास PbI2 है इसको कहते हैं लेड आयोडाइड, और KNO3 जो है इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी हम लोग को पता होनी चाहिए। और जो इसका कलर होता है PbI2 का, ये किस कलर का होता है, ये होता है येलो कलर का, है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कलर का भी चेंज हो रहा है। थोड़ा सा फिगर, थोड़ा सा ये जो लिखने वाला तरीका है थोड़ा टफ हो रहा है, थोड़ा गंदा हो रहा है, लेकिन उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। जो शुरू से देख रहा है उसको ये सब चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए हमने दो रिएक्शन पढ़ ली। पहली हमने रिएक्शन पढ़ ली मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और ये कैसी फ्लेम थी, ये वाइट डैजलिंग फ्लेम, वाइट चमकती हुई फ्लेम थी। और दूसरी रिएक्शन हमने करी, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करी पोटेशियम आयोडाइड से, तो लेड नाइट्रेट हमने लिया PbNO3 का होल ट्वाइस। याद रखिएगा ये 2 है, होल ट्वाइस होता है क्योंकि Pb की वैलेंसी +2 होती है और NO3 की वैलेंसी -1 होती है। जब दोनों में रिएक्शन होगा क्रिस क्रॉस वैलेंसी से, जब हम लोग दोनों को रिएक्ट कराएंगे या कंपाउंड बनाएंगे तो बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे हमने रिएक्शन कराई थी पोटेशियम आयोडाइड से, तो पोटेशियम होता है K, आयोडाइड होता है I। K की लिए वैलेंसी होती है 1, आयोडाइड की, आयोडीन की वैलेंसी होती है -1, तो ये हो जाएगा Ki बन जाएगा। तो जब दोनों की रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो गए। मतलब Pb जो था वो किसके पास चला गया, I के पास चला गया, और K के पास क्या आ गया, NO3 आ गया। मतलब देयर इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और कितने डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 2 डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये इधर इस पे डिस्प्लेस हो रहा है और ये इस पे इसीलिए इस रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो मैं इसको और अच्छे से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जब दोनों की रिएक्शन हुई तो PbI2 बन गया, PbI2 का मतलब होता है लेड आयोडाइड, ये है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड बनता है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, 2 चीज़ें बन रही हैं। और ये किस कलर का है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड जो है दैट इज़ ऑफ येलो कलर। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट एक फॉर्म होता है। तो आपने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले केस में हमारे पास डैजलिंग वाइट कलर की फ्लेम बन रही थी, और दूसरे केस में आपने देखा कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है विच इज़ ऑफ विच कलर, विच इज़ ऑफ येलो कलर प्रेसिपिटेट। तीसरी जो रिएक्शन है वो है जिंक की रिएक्शन HCl से। ये हम लोग बहुत बचपन में भी करते हैं, जिंक की रिएक्शन HCl से होगी, मतलब हम लोग 8th क्लास में करते हैं। तो जिंक की रिएक्शन जब HCl से होती है तब देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको Zn प्लस HCl। तो Zn प्लस HCl जब करते हैं तो जिंक क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है। तो देखिए ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। तो Zn किसके साथ रिएक्ट कर गया, Cl के साथ रिएक्ट कर गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि Zn यहाँ एक था, यहाँ पे भी Zn एक है, लेकिन Cl तो यहाँ पे एक ही था सिर्फ। यहाँ देखिए Cl कितना है, सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ Cl कितना हो गया, यहाँ Cl 2 हो गए। ठीक है, तो यही होता है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन केमिकल इक्वेशन। जो हम लोग को केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग करनी होती है उसमें हम लोग यही करते हैं कि सभी एलिमेंट्स को बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है
कि वो एलिमेंट जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखेंगे तो Zn है। इसको देखिए मैं आपको नए पेज पे बताता हूँ। इस पे मैं आपको नए पेज पे बताने की कोशिश कर। हाँ, तो देखिए हमारे पास रिएक्शन है Zn प्लस HCl। तो हमने भी देखा था Zn प्लस HCl क्या बना रहा था, ZnCl2 बना रहा था और क्या बन रहा था, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं, तो हम लोग हमेशा उसके स्टेट लिखते हैं। जैसे ये सॉलिड स्टेट है, ये एक्वस स्टेट है, तो यहाँ पे AQ लिखा जाएगा, इसमें साइड में सॉलिड लिखा जाएगा, यहाँ AQ लिखा जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग आसानी से, ये एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी AQ आ जाएगा, ये गैस है तो यहाँ पे G आ जाएगा। लेकिन जब रिएक्शन करते हैं तो इतना ध्यान कोई नहीं देता है। ठीक है, तो लेकिन ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए। अब Zn की रिएक्शन जब अच्छा, ये एक्वस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कंपाउंड जब वाटर की प्रेजेंस में बनाया जाता है या वाटर के उसमें कुछ कण होते हैं, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एक्वस कंपाउंड। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड जब वाटर की प्रेजेंस या वाटर में बनाया जाता है, व्हेन अ कंपाउंड इज मेड फ्रॉम वाटर, ठीक है, एंड समथिंग एल्स, देन मतलब उसमें एक वाटर का कंपोनेंट होना ज़रूरी है, वाटर के कुछ पार्टिकल्स होना ज़रूरी है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एक्वस कंपाउंड या एक्वस सॉल्यूशन होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए Zn की रिएक्शन HCl से करा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे जिंक 1 है और यहाँ पे भी जिंक कितने हैं, जिंक के एटम्स कितने हैं, 1 है। याद रखिए एटम्स इसके या तो इधर लिखे होंगे या तो नीचे लिखे होंगे। तो इधर भी 1 लिखा हुआ है और इधर भी 1 लिखा है, इसका मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो जितने जिंक के एटम्स इधर हैं उतने ही जिंक के एटम्स इधर भी हैं। क्लोरीन की बात करी जाए तो क्लोरीन यहाँ पे इस तरफ जब देखेंगे तो क्लोरीन 1 है, सिर्फ 1 एटम ऑफ क्लोरीन है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। मतलब वी हैव टू बैलेंस द एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन की बात करी जाएगी तो हाइड्रोजन के लिए देखिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए हमको देखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था लेकिन यहाँ कितना हाइड्रोजन है, देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको क्या करना है, 2 चीज़ बैलेंस करनी है, हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है और क्लोरीन भी बैलेंस करनी है। देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि क्लोरीन बैलेंस करना है, तो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे जब 2 लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लगाने से पूरा एटम, पूरा मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा, वो HCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl2, और HCl2 कोई भी कंपाउंड नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते हैं। बैलेंस करने का तरीका ये होता है, वो देखिए क्या होता है, मैं फिर से इसको लिख दूं, Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो बैलेंस करने का तरीका ये है कि जो यहाँ पे क्लोरीन 1 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो हम लोग 2 किधर लगा देंगे, 2 हम लोग इस तरफ लगा देते हैं। अब देखिए अभी भी HCl है, लेकिन कितने HCl हो गए, 2 HCl हो गए। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा देखी जाए, क्लोरीन का अमाउंट देखा जाए, तो क्लोरीन के अमाउंट कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन के कितने अमाउंट हो गए, 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। मतलब एक ही चीज़ से, एक 2 लगाने से, एक सिर्फ 2 लगाने से इधर की ओर दोनों चीज़ बैलेंस हो गई। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करी जाए, आपको पता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, वाटर, H2O बनता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। अब देखिए इसमें आपको क्या समझना है, अब इसकी स्टेट पता होनी चाहिए, गैस होता है, ये गैस होता है और ये क्या है, लिक्विड है। तो इसके ब्रैकेट करके आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको देखना है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। पहले हमको क्या देखना होता है, पहले हमको देखना होता है बिगर कंपाउंड जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। मतलब दोनों बैलेंस नहीं है। अब देखिए उस तरफ 1 है और इधर 2 है, तो हम लोग 2 को 1 बना सकते हैं। 2 को 1 बनाने का तरीका क्या होता है कि इधर क्या लगा दें, हाफ लगा दें। जब इधर हाफ लगा दिया तो रिएक्शन हो गई H2 प्लस हाफ O2 विल गिव H2O। ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी, बुक में क्योंकि ये चीज़ समझाई नहीं जाती, सिर्फ ऊपर ऊपर समझा देते हैं कि यहाँ 2 लगा दीजिए और बैलेंस हो जाती है रिएक्शन, वो गलत है। ठीक है, इसको आप लोग समझिए पहले कि हमारे पास H2 था और H2 यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और इधर देख पा रहे हैं इधर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की बात करी जाए, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 1 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। लेकिन अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हम लोग आधा मॉलिक्यूल नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसमें डिनोमिनेटर में आया है तो उसका यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, इसमें डिनोमिनेटर 1 है और इसमें डिनोमिनेटर 1 है। मतलब ये करना है हमको, तीनों का एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन में उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2, 1 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग जब इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स
H2O, ये हमारे पास रिएक्शन थी। हमको क्या करना है, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन होती है वाटर को बनाने की। वाटर आप लोगों को पता होगा पानी। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन के एटम्स हो गए H के 2 यहाँ पे हैं और इसका डबल मतलब 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के एटम्स देखे हैं तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन के यहाँ एटम्स देखे हैं तो 2 ये और 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी 4 हैं। और यहाँ पे जब देखे जाएंगे तो 2 1 जा 2, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ 1 था और यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएंगे 2। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं और इधर भी हाइड्रोजन के 4 हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए मैं आपको भी और भी सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी और छोटी छोटी बातें कर लें। तो आप लोग ने देखा Zn प्लस HCl वाली जो हम लोग रिएक्शन कर रहे थे, तो Zn प्लस HCl वाली रिएक्शन में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहा था जिसको हमने कहा हाइड्रोजन। फिर से मैं करके दिखा दूं आपको, Zn प्लस HCl। तो Zn प्लस HCl क्या देता है, Zn प्लस HCl देता है ZnCl2 प्लस H2। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि उसमें क्या इवॉल्व हो, गैस इवॉल्व हो। तो अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व होती है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो केमिकल रिएक्शन को फॉलो करनी होती है। तो केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले लोकोम फॉलो करना होता है। ये लोकोम क्या होता है, लोकोम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट में हो, इसका मतलब हो गया कि जितना मास रिएक्टेंट में हो, रिएक्टेंट साइड पे जितना मास हो उतना ही मास किधर हो, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे हो। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊंगा इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 है, H2 प्लस O2, या आसान कर देते हैं, नहीं तो फिर पहले बैलेंस करना पड़ेगा फिर बताना पड़ेगा, इससे और आसान करके बताते हैं। जैसे C प्लस O2 है, C प्लस O2 मीन्स कार्बन, व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाई ऑक्साइड। तो C प्लस O2 CO2 बनाएगा। अब C का अगर आप देखेंगे मास, एटॉमिक मास जब देखेंगे तो C का एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आएगा एक एटम का 16, तो 16 2 जा 32। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 32, तो पूरे का क्या हो गया 44। तो अगर मास ऑफ द रिएक्टेंट देखा जाए तो कितना हो गया, 12 प्लस 32 मीन्स 44। मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो गया 44। मतलब कभी भी रिएक्शन बैलेंस, हम लोग देखिए बैलेंस रिएक्शन करने का मतलब ये होता है कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करा रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को करेक्ट करने के लिए या प्रूफ करने के लिए वी हैव टू बैलेंस दैट इक्वेशन, दैट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करना या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करना। तो सबसे पहली चीज़ जो केमिकल इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस द मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ जो है सिंबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स याद होने चाहिए। जैसे कार्बन है तो कार्बन एक सॉलिड स्टेट में होता है, ये लिखा आएगा। ऑक्सीजन है तो O2 जब आप लिखेंगे तो उसके आगे गैस लिखेंगे। इसके बाद ये हमारे पास एक साइन होता है, एरो बनाएंगे, मतलब ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्ट करें और प्रोडक्ट क्या फॉर्म करते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है CO2, और CO2 भी क्या होती है, एक गैस होती है। तो ये बेसिक इन्हीं को सिंबल्स कहते हैं। ये सिंबल्स आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ है स्टेट्स। तो स्टेट्स हो गई, सिंबल्स मतलब ये हो गई स्टेट्स, नहीं ये स्टेट्स हो गई। सिंबल्स मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी हम लोग ने पिछला एग्जांपल देखा था कि जब रिएक्शन कराई गई थी किसी चीज़ की HCl के साथ में, जैसे आयरन है, आयरन की रिएक्शन HCl से कराई जाएगी तो FeCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। कॉपर की रिएक्शन HCl से कराई जाए तो CuCl2 प्लस H2 बनता है। या Zn की रिएक्शन HCl से कराई जाए तो ZnCl2 प्लस H2 बनता है। मीन्स देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब भी गैस इवॉल्व होती है तो भी उसको क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोग को केमिकल इक्वेशन में याद रखनी है कि केमिकल रिएक्शन में ये सब चीज़ें कभी भी गलत ना हो, और अगर गलत होती हैं तो वो केमिकल रिएक्शन फिर सही नहीं कही जाएगी। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना होता है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।